हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में व्याख्यान विधि के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम निगमन विधि को देखते हैं या डिडक्टिव मेथड को देखते हैं। निगमन विधि की बात की जाए तो डिडक्टिव मेथड जो होता है वो इंडक्टिव मेथड के ठीक अपोजिट होता है। इस मेथड में डिडक्टिव लॉजिक का यूज किया जाता है। डिडक्टिव मेथड का यूज मुख्यतः बीजगणित यानी एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है, क्योंकि मैथ्स के इन सब सब्जेक्ट्स में विभिन्न प्रकार के रूल्स, फॉर्मूलाज तथा उनके रिलेशंस का यूज होता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रत्येक रूल्स तथा फॉर्मूला को हमें प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं होता। निगमन विधि में एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स या फिर स्वयं सिद्धियों की सहायता ली जाती है। इस मेथड का यूज हायर क्लासेस के लिए या हायर क्लासेस के टीचिंग में अधिक किया जाता है। अगर हम कार्यविधि या प्रोसीजर की बात करें तो डिडक्टिव मेथड में प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी कि निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की ओर चला जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि सबसे पहले हम आसान चीज़ें लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम कठिनता की ओर जाएंगे तथा प्रमाण प्रत्यक्ष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। प्रोसीड फ्रॉम जनरल रूल्स टू एग्जाम्पल, पहले हम किसी भी थ्योरी का बच्चे को रूल समझाएंगे, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देंगे। लेकिन इंडक्टिव मेथड में पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम रूल समझाते हैं। यही इन दोनों मेथड्स में एक बड़ा डिफरेंस है। इस मेथड में हम बालकों के सम्मुख सूत्रों यानी कि फॉर्मूलाज, रूल्स, कंक्लूजन्स तथा रिलेशन आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट करते हैं। बताए गए नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों को बालक याद करके उनको कंठस्थ कर लेते हैं या उन्हें याद कर लेते हैं। डिडक्टिव मेथड्स में सामान्यतः विज्ञान अध्यापक बालकों को, यानी कि साइंस टीचर जो होता है वो कुछ उन्हें सूचनाएं देते हैं या उन्हें फैक्ट बताते हैं, बच्चे उन्हें याद कर लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है, विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, जहाँ पे हमने विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया है, विभवांतर को हमने B से तथा प्रतिरोध या रेसिस्टेंस को हमने R से दर्शाया है। तो इस प्रकार के फैक्ट को बच्चे याद कर लेते हैं। पहले हम बच्चों को थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बच्चों को इस प्रकार के फॉर्मूलाज या फैक्ट देंगे। इसके बाद हम निगमन विधि के गुण अथवा विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड्स की बात करें तो इस मेथड का यूज साइंस के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत ज़्यादा सिंपली फॉर्म में कर लिया जाता है तथा बच्चे को टॉपिक्स जो पढ़ाए गए हैं, जो सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए निगमन विधि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड कही जा सकती है विज्ञान की। निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड द्वारा बच्चों की जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी या उनकी पावर होती है वो काफ़ी डेवलप होती है, क्योंकि इस मेथड का यूज करते समय बच्चों को बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मेथड से बच्चों की मेमोराइजिंग पावर या कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। इस विधि द्वारा ज्ञानार्जन की तीव्र गति होती है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम निगमन विधि से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की जो किसी फैक्ट को समझने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि बालक समस्या सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब समय कम होता है या टाइम शॉर्टेज होती है तो उन कंडीशंस में भी इस मेथड का यूज करना चाहिए या कर लिया जाता है। रेखा गणित में स्वयं सिद्धियों, अंक गणित में पहाड़े आदि यानी कि टेबल्स का पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस मेथड का यूज करने पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है तथा आसानी से बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं तथा ये टाइम को भी मैनेज करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निगमन विधि काफ़ी अच्छी विधि है। इस विधि द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। इस मेथड द्वारा नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच की जा सकती है। इस मेथड के प्रयोग से
जो बच्चे होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस वर्क बहुत जल्दी से तथा आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, यानी कि यह विधि जो है वो छोटी होने के साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिकल है। तो आज हमने निगमन विधि के गुण के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद हम निगमन विधि की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव मेथड्स देख सकते हैं। अगर हम लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव मेथड देखें तो आगमन विधि की तरह निगमन विधि भी गणित शिक्षा की या विज्ञान वर्ग की महत्वपूर्ण मेथड है जिससे अपनी विशेषताएं, परंतु फिर भी इस विधि में कुछ कमियां तथा लिमिटेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अपोजिट है क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है, यानी कि साइकोलॉजी में हम निगमन विधि का यूज़ नहीं कर सकते। यह मेथड खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दे रहा है क्योंकि इसमें हम बच्चों की हम मेमोराइजिंग कैपेसिटी पर ज़्यादा बल दे रहे हैं। इस मेथड में जो बच्चे होते हैं वो यंत्रवत कार्य करते हैं क्योंकि यह पता ही नहीं रहता कि वे किसी कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस मेथड द्वारा जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है, जितनी भी नॉलेज ली जाती है वो अनस्टेबल होती है तथा डाउटफुल होती है क्योंकि उस समय की जो उससे वह अपने स्वयं के प्रयासों से ही नहीं प्राप्त करते। इस मेथड में तर्क यानी कि लॉजिक, थिंकिंग, एनालिसिस या इन्वेंशन जैसी शक्तियों को विकसित करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। यह मेथड छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चों के लिए बहुत सारे सूत्र, नियमों आदि को समझना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इस मेथड के यूज़ से अध्यापन प्रक्रिया काफ़ी अरुचिकर या खराब हो जाएगी क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। अगर बच्चों को कोई फैक्ट बता दिया जाए और बच्चों से बोल दिया जाए कि इसको पढ़ लो, लेकिन जब तक हम बच्चों के अंदर की जिज्ञासा नहीं बढ़ाएंगे, उनको खुद कुछ करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक बच्चे केवल एक फैक्ट बताने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इस विधि द्वारा बच्चों को नवीन ज्ञान अर्जित करने के अवसर नहीं मिलते। इसके बाद हम जीव विज्ञान शिक्षण के व्याख्यान उपागम विधि यानी कि लेक्चर अप्रोच मेथड। अगर हम लेक्चर अप्रोच मेथड की बात करें तो ये काफ़ी ओल्ड मेथड है। इसका यूज उस समय से किया जा रहा है जब मुद्रा का आविष्कार ही नहीं हुआ था और काफ़ी बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। वे छात्रों को तो क्या, शिक्षकों को भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी। शिक्षक अपने ढंग से नियम पूर्वक कक्षा में अपने कंटेंट को या अपने क्यूरिकुलम को अपने लेक्चर द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। उनकी ड्यूटी होती थी कि वे अपने पाठ्य विषय सामग्री यानी कि जो उनका सिलेबस है उसकी तर्क संगत युक्ति विधि से तर्कपूर्ण शैली की कक्षा के सम्मुख अपने लेक्चर को प्रस्तुत करें या प्रेजेंट करें। उस समय शिक्षक जो होते थे वो वक्ता तथा छात्र श्रोता होते थे, यानी कि शिक्षक लेक्चर लेते थे और बच्चे उनको सुनते थे। शिक्षक अपने अनुभवों से छात्रों की योग्यता तथा उनके पूर्व ज्ञान का विचार करके अपने ढंग से विषय का प्रतिपादन करते थे और छात्र शांतिपूर्ण मनोयोग से शिक्षक की बात सुनने तथा समझने का प्रयत्न करते थे। इस विधि से ना तो शिक्षक को किसी प्रकार का असावधान होने का अवसर था और ना ही छात्रों को। व्याख्यान विधि जो होती है वो पाठ्यपुस्तकों के सुलभ होने पर भी आज के युग में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कॉलेज के क्लासेस में इसको काफ़ी यूजफुल माना जाता है। अन्य मेथड्स इसकी तरह सहायक और पूरक कही जा सकती हैं। क्लास 6 to 9 तक के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए जो लेक्चर मेथड है वो किसी भी दशा में उपयोगी नहीं कह सकता क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए के छात्र शिक्षक के भाषण काल में प्रायः असावधान हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उनमें बहुत देर तक एकाग्रचित होकर चुपचाप बैठने, सुनने और समझने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस विधि में शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। विषय को समझ पाने और आलस्यवश बहुत से छात्र सो भी जाते हैं और कुछ आलस्य में जमाई लेने लगते हैं। अगर हम व्याख्यान विधि के गुणों की बात करें तो इस विधि में
इस विधि से बहुत सारे छात्रों को एक साथ एक विषय पर ज्ञान दिया जा सकता है, यानी कि नॉलेज दी जा सकती है। रुचियों की भिन्नता एवं बुद्धि स्तरों की विभिन्नताओं के होने पर भी सामान्य प्रभाव होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यह विधि काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। शिक्षक पाठ्य विषय की पूरी तैयारी करके उसे छात्रों के समक्ष तर्कसंगत विधि से युक्तिपूर्वक प्रस्तुत करता है, जिससे सामान्य स्तर के छात्र भी थोड़े से मनोयोग से विषय को हृदयगम कर लेते हैं। थोड़ी सी दूरदर्शिता एवं विधि संशोधन द्वारा व्याख्यान में कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुकूलन विषय सामग्री दी जा सकती है। विभिन्न वैज्ञानिकों एवं आविष्कारकों के जीवन की रोचक घटनाओं का वर्णन करके विषय के प्रति छात्रों में अभिवृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। पढ़ाए गए विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरों के माध्यम से व्याख्यान विधि की सफल परिणित होती है। छात्रों द्वारा गृहीत विषय ज्ञान के स्तर का भी सरलता से अल्प समय में ही मूल्यांकन हो जाता है। इसके बाद हम व्याख्यान विधि के दोष के बारे में बात करें तो इस विधि से या इस मेथड्स में रुचि की भिन्नताओं और बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन के स्तर के अनुसार सब्जेक्ट को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तथा सभी प्रकार के छात्रों को एक ही प्रकार की शिक्षा दे दी जाती है। छात्र काफ़ी निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव रहते हैं और ऑडियंस बन जाते हैं और जो शिक्षक होता है बस वही एक्टिव रहता है। दोनों के क्षेत्र काफ़ी अलग अलग होते हैं। उनमें किसी प्रकार के सामंजस्य के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। अगर हम व्याख्यान को लेक्चर को छात्र कहाँ तक समझ रहे हैं और विषय में उनकी कितनी इंटरेस्ट है, इस बात को जानने का कोई साधन ही नहीं होता टीचर्स के पास। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता एवं उनके इंटरेस्ट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इस दृष्टि से यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। जीव विज्ञान के शिक्षण में तर्क और निरीक्षण का विशेष महत्व होता है, यानी कि लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन का काफ़ी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है। इस मेथड में इन दोनों गुणों का अभाव रहता है। जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। शिक्षक थोड़े से समय में ही अधिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जबकि बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इतनी देर बताए गए समस्त तथ्यों को अवधारण कर सकेंगे। उनका मन बीच बीच में भटक जाता है और इस समय में बताए गए विषय का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता। शिक्षक कभी कभी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के मोह में लक्ष्यदार भाषा का आश्रय लेते हैं। ऐसा होने पर विषय की अपेक्षा शैली को अधिक महत्व मिल जाता है, जो विज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आज हमने व्याख्यान विधि तथा निगमन विधि के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।